हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। क्या सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो हाँ, अगर ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर हैं तो सभी साथी यस लिख दीजिए और बिल्कुल अब कमर कस लीजिए, अब पेटी को मजबूत कर लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी अब आ चुका है। तो बहुत ही शानदार होने वाली है आज की क्लास। कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर पढ़िए। आप बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपके क्वेश्चन सभी यहाँ पर बनने वाले हैं। बस आवश्यकता है फोकस करने की, क्लास पर क्या करने की, फोकस करने की। बिल्कुल भाई साहब, तो क्लास को कर देते स्टार्ट बिना देरी, बिना रुकावट के। लाइट चले जाने की वजह से समस्या आई थी, अब आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए, यस, ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर तब प्राप्त होता है जब क्लोरीन की क्रिया किसके साथ कराई जाती है। फटाफट से आपको बता देना है कि विरंजक चूर्ण। अब साथियों, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको हम बोलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम बोलेंगे। अब ये कब प्राप्त होगा? तो जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है प्यारे साथियों CaO, और उस पे क्या डाल देंगे? क्लोरीन की क्रिया करवा देंगे भाई साहब। तो ये क्लोरीन की क्रिया हमने करवा दी तो बनेगा क्या आपका? CaOCl2, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा प्रिय साथियों आपका, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। ओके, चलिए भाई साहब, सभी बढ़ जाते हैं आगे और लगा देते हैं ऑप्शन बी इज राइट। बुझा हुआ चूना की क्या बनेगा आपका, है ना, बिना बुझा चूना के बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका, है ना। अगर हम बात करेंगे जिप्सम की, तो जिप्सम किसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O, 2H2O। चूना पत्थर की अगर बात करेंगे तो आपको पता है CaO, क्या हो जाएगा? CaO। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की कौन सी घटना इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के बनने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? विच फिनोमिनन ऑफ लाइट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो? केवल परावर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, या फिर हम बोल देंगे ध्रुवीकरण। प्रकाश की कौन सी बूंदे जो है वो इंद्रधनुष के बनने के लिए मुख्य है? फटाफट से बता दीजिए आप, फटाफट से बता दीजिए। तो आपका हो जाएगा इसमें विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए। पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? तो पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का आपका उदाहरण है एल्यूमिनियम। कौन सा है भाई साहब? एल्यूमिनियम। ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। बोलिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है आपका वह थायमिन है। विटामिन सी तो यहाँ पर है नहीं, विटामिन यहाँ पर है ना कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। तो यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी इज राइट। ये लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जठर रस में मुख्य रूप से, जठर रस में मुख्य रूप से, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जूमिंग कम करो, जूमिंग थोड़ा कम करो। ओके ओके, इसको थोड़ा सा कम जूमिंग कर देते हैं। ये लीजिए, जूमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये करते चलिए, है ना। मैं बोलता हूं क्वेश्चन, जठर रस गैस्ट्रिक जूस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्राइमरी, है ना, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस? फटाफट से बता दीजिए। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पेट में ये जठर रस पाया जाता है और पेट को हम आमाशय कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और इसकी 3 ग्रंथियां होती है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक जो होती है उसमें जठर रस पाया जाता है, और ये जो जठर रस है आपका, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका मौजूद होगा। आपके आमाशय में कौन सा रस मौजूद होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl आपका मौजूद होगा। एसिटिक अम्ल की अगर बात करेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3
CH3COOH, यानी कि ये सिरका है आपका, क्या है, सिरका है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 साथियों, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। और लैक्टिक अम्ल जो होता है वह आपका दूध में होता है, किसमें होता है साथियों, दूध में होता है। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए भाई साहब, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। डोबेर्नर ने तत्वों का वर्गीकरण किस रूप में किया है? हाउ डिड डोबेर्नर क्लासिफाई द एलिमेंट्स? तो फटाफट से रैपिड फायर क्लास आज की होने वाली है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से खत्म कर देंगे इसको हम, है ना। तो कौन है? त्रिक नियम दिया था डोबेर्नर साहब ने, कौन सा दिया था? त्रिक नियम। अगर अष्टक नियम की बात करेंगे तो यह न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था भाई साहब? न्यूलैंड ने दिया था। आवर्त, आवर्त का मतलब पीरियड होता है और समूह का मतलब ग्रुप होता है। टोटल आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7 है, और समूह कितने हैं? 18 हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हैं आपके, वह मोजले साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोजले साहब को। लेकिन पहली बार आवर्त सारणी की जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति हैं, वह अगर जनक की बात करेंगे तो वह मेंडलीफ साहब को कहा जाएगा। मेंडलीफ साहब ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताया है, लेकिन मोजले साहब ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको बताया है। चलिए सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, अरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कल बिल्कुल सोल्व कर दी जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन बोल दूंगा यहाँ पर, है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? फटाफट से बता दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। अगर पेनिसिलिन की अगर हम बात करते हैं भाई साहब, तो पेनिसिलिन के टीके की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते हैं। कौन करते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते हैं, है ना। और अगर रेबिज के टीके की बात करते हैं हम, तो रेबिज के टीके की खोज कौन करते हैं भाई साहब? रूई पाश्चर करते हैं। रेबिज के टीके की खोज कौन करते हैं? लुई पाश्चर करते हैं। एडवर्ड जेनर जो है आपके, एडवर्ड जेनर, यह चेचक के टीके की खोज करते हैं भाई साहब। किसकी खोज करते हैं? चेचक के टीके की। आइंस्टीन जो है वह सापेक्षता का सिद्धांत देते हैं, E बराबर mc स्क्वायर। बिल्कुल आपकी क्लास रैपिड फायर होने वाली है, बहुत शानदार मजा इसमें आपको आने वाला है। चलिए चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ओके, फ्लेमिंग साहब, बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत बहुत जल्दी आप आंसर दे रहे हो, फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे। शून्य, शून्य यानी कि जीरो का अर्थ तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? फटाफट से बता दीजिए, बिल्कुल कमेंट में आग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आग लगा दीजिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जवाब देना है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन फोड़ दोगे तुम, है ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री यानी कि समकोण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइन? नमक, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या फिर धावन सोडा? बताइए। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना कौन सा होगा आपका? Ca होगा। उस पर कौन सी गैस प्रवाहित कर दोगे? क्लोरीन। तो बन क्या जाएगा? CaO, Cl2, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका बन जाएगा, है ना। तो शुष्क बुझे हुए चूर्ण पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। इसे क्या कहते हैं? इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक, विरंजक, ये रंग उड़ा देता है, इसीलिए इसे विरंजक कहते हैं। ये क्या कर देता है? रंग उड़ा देता है। ये रंग उड़ा देता है। धावन सोडे की अगर बात करेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। बेकिंग सोडे की हम बात करते हैं NaHCO3, है ना, NaHCO3। साधारण नमक का फॉर्मूला होता है पर साथियों NaCl। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका, है ना। अमीबा अपने भोजन को किसके माध्यम से ग्रहण करता है? वह विधि कुटपात है। वह विधि कौन सी है? कुटपात है। जैसे ये अमीबा है, यह अमीबा है, और ये भोजन यहाँ पर है, तो थोड़ी सी देर के बाद में अमीबा जो है उस भोजन को क्या कर लेगी? खा जाएगी। उस भोजन को क्या कर लेगी? खा जाएगी। उस विधि का नाम है कुटपात। क्या नाम है? कुटपात। ऑप्शन बी इज राइट। सोलर सेल किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? सोलर सेल कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू वाटर, इनटू व्हाट? सोलर सेल किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? सोलर सेल किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल लगा होता है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक लगा होता है, ऊपर से सूर्य की रोशनी गिरती है, वो उस सूर्य की रोशनी यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दे देगा। फिर रात को क्या चलेगी? आपकी लाइट चल जाएगी। आपकी क्या चलेगी? लाइट चल जाएगी। ठीक, ओके ओके भाई साहब, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। इमली इमली टामारिंड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इज टामारिंड? मेलिक अम्ल होगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह टमाटर में होता है प्यारे साथियों, किसमें? टमाटर में। और साइट्रिक अम्ल होता है आपका नींबू और नारंगी में, किसमें होगा? नींबू और नारंगी में। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या विशेषता होनी चाहिए प्यारे साथियों, है ना? विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? फटाफट से रैपिड फायर चल रहा है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। लाइट खतरनाक जानी चाहिए लेकिन तार गलना नहीं चाहिए, तार गलना नहीं चाहिए। तत्वों के गुण, उनके परमाणु, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं भाई साहब, है ना? द्रव्यमान के बारे में कौन बताते हैं? मेंडलीफ बताते हैं। मोजिलेतो क्रमांक के बारे में बताएंगे, क्रमांक के बारे में बताएंगे भाई साहब, है ना? न्यूलैंड जो है वह अष्टक नियम देते हैं। कौन सा नियम देंगे? अष्टक नियम देंगे। और डाल्टन जो है वह परमाणु सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत देते हैं प्यारे साथियों? परमाणु सिद्धांत देते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है, स्क्रीन के सामने आ चुका है। बिल्कुल आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना? आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए देखते हैं, ना? तो टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अगर हम थॉमसन की बात करेंगे तो यह बल्ब का आविष्कार करते हैं। किसका आविष्कार करते हैं? बल्ब का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वह टेलीफोन का आविष्कार करते हैं। न्यूटन जो है वह सिद्धांत देते हैं E बराबर mc स्क्वायर, तथा न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम का सिद्धांत देते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जड़त्व का नियम है उसके जो खोज करता है वह कौन है? गैलीलियो है। वह कौन है साहब? गैलीलियो है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट प्रणोदन यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये जो है आपके न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है और इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम की अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन की गति का पहला नियम तो न्यूटन देते हैं, लेकिन जड़त्व का जो नियम है उसे गैलीलियो साहब देते हैं। कौन देते हैं? गैलीलियो साहब देते हैं। और इसे कहते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम भी है, क्योंकि वह भी, है ना, खोज कौन करते हैं? आपकी गैलीलियो साहब आपकी खोज करते हैं, है ना? और प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम अलग है, न्यूटन ने दिया। द्वितीय नियम भी न्यूटन ने दिया और तीसरा नियम भी, तीनों किसने दिए? तीसरे आपके तीनों नियम भी किसने दिए? न्यूटन ने दिए। ये लीजिए बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है? क्या होता है? चूना का जो पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो आप, है ना? ये चूने का पानी है, इसमें प्रवाहित कर दो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो बन क्या जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। बोलिए। चलिए स्क्रीन को छोटा करने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई साहब, है ना? चलिए अभी तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, बाकी कल से आपको कोई यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ओके ओके भाई साहब, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ना? रैपिड फायर खत्म कर देते हैं इनको फटाफट से। राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राडार का उपयोग किया जाता है वस्तु की स्थिति और दूरी याद करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? वस्तु की स्थिति और दूरी याद करने के लिए किया जाता है। भूकंप का प्रयोग सिस्मोग्राफ के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के लिए किया जाता है। और आपको अगर देखना है ना, ये
ठीक है। और समुद्र की गहराई में पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार कितना होगा? भारी जल का अणुभार कितना होगा? 20 होगा। कैसे होगा? क्योंकि भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है। और इसमें D जो है आपका, एक 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, है ना, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो इसमें इसका अणुभार कितना है? इसका भार कितना है? 2 है। और यहाँ पर भी कितना है? तो 2 गुणित कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो 4 और 16 कितना हो जाएगा आपका भाई साहब? आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यही आपका अणुभार यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन H2O की हम बात करेंगे तो इसका जो अणुभार है वह 18 रहेगा। क्या रहेगा? 18। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, बता दीजिए, बोलिए फटाफट से। ओके, ओनली आंसर। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? अगर प्रकीर्णन की हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका कौन सा हो जाएगा? बैंगनी, है ना। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तरंग धैर्य किसका अधिक होता है? तरंग धैर्य होता है लाल रंग का। ये लीजिए आपका अगला ऑप्शन आ चुका है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? फटाफट से बता दीजिए। प्रशीतन के लिए किया जाता है, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है ना। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, है ना, सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे जो बड़ी हड्डी है वो तो जांग में पाई जाती है जिसका नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेप्स। कहां पर पाई जाती है? कान में। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया है मोजले साहब ने। मोजले साहब ने कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को क्रमांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। ये जो आवर्त सारणी है यह परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है, ऐसा कौन बोलते हैं? मोजले साहब। लेकिन पहले द्रव्यमान के आधार पर किसने बता दिया? मेंडलीफ साहब ने बता दिया है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है साथियों? परमाणु सिद्धांत। और रदरफोर्ड जो है उसने नाभिक की खोज की है। किसने की खोज करी है? नाभिक की, परमाणु के नाभिक की खोज कर दी। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है साथियों। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वह बर्फ बदल जाता है, वह बर्फ बन जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व अधिकतम का मतलब है पानी के अणु पास पास आने लगेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस जो है वह पृथ्वी की सतह का तापमान है, और 27 डिग्री सेल्सियस जो है वह कमरे का तापमान है साथियों। 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वह मानव का तापमान है, मनुष्य का तापमान है साथियों। 39 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या आ जाएगी? बुखार आ जाएगी। क्या आ जाएगी साथियों? बुखार आ जाएगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या करता है? जल उबलता है साथियों। क्या हो जाता है? उबलता है, जल उबलता है आपका, है ना। तो आपको ये करना है। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है प्यारे साथियों? गुब्बारे में आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस। नाइट्रोजन जो होती है वह 78% वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वह आग लगाने वाली गैस है, चट्टानों में से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे CO2 कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? CO2। ठोस बर्फ में भी ये काम आती है। और ब्रह्मांड की अगर पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है। टोटल 75% पाई जाती है प्यारे साथियों, है ना। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गुब्बारों में, है ना। ये तो हो चुका है खत्म। अगला क्वेश्चन आपका है ना, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। ब्यूटेन और प्रोपेन है। आप सभी को बताया था, कार्बन अगर 1 होगा तो उसे हम मीथेन कहेंगे, कार्बन अगर 2 होगा तो उसे हम एथेन कहेंगे, कार्बन अगर 3 होगा तो उसे प्रोपेन कहेंगे, और कार्बन अगर 4 होगा प्यारे साथियों तो उसे ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेन। इन दोनों से का प्रयोग जो है ना एलपीजी में होता है। और केवल ब्यूटेन गैस जो है आपकी ब्यूटेन, उस ब्यूटेन गैस का प्रयोग जो है वो लाइटर में किया जाता है प्यारे साथियों। किसमें किया जाता है? लाइटर में। ये जो मीथेन है, मीथेन गैस CH4 जो है यह जानवरों की जुगाली में होती है। इसे मार्श गैस भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और आपकी जो मीथेन गैस है इसे बायोगैस भी कहते हैं प्यारे साथियों। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। तो फिर वाट किसका है? शक्ति की क्या लगा दो? वाट लगा दो, शक्ति की वाट लगा दो, है ना। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है भाई साहब।
ज्योति तीव्रता का। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन का कहा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये लीजिए रैपिड फायर की तरह क्लास चलेगी आज की भाई साहब, है ना, बिल्कुल। ओके चलिए, है ना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में कौन सा रसायन प्रयुक्त होगा आपका? सिल्वर ब्रोमाइड होगा। कौन सा होगा? सिल्वर ब्रोमाइड होगा। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और आपका चॉइस H2O। कितना होगा? चॉइस H2O। ये लीजिए अगला, आगे बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है भाई साहब? नाइट्रोजन है ना, बिल्कुल आग लगा दो, है ना, 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है और आपकी आर्गन 0.93% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 31। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्रोमियम 24 है आपके पास में, है ना, क्रोमियम 24 है और आयरन 26 होता है आपका, और आपका निकल 28 होता है। निकल क्या होता है? 28। अगर इन तीनों तत्वों को मिलाएंगे तो बनेगा स्टेनलेस स्टील। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। ये लीजिए अगला बढ़ जाता है आगे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होना चाहिए प्यारे साथियों? पृथ्वी का पलायन वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपका, है ना। पृथ्वी को छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आपको उड़ना पड़ेगा। चलिए ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है ये बहुत बदतमीज होता है, अधातु होते हुए भी इसमें करंट जाता है, अधातु होते हुए भी इसमें करंट जाता है। चलिए, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? किस परत में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परत हैं जिसमें हम रहते हैं, इसे शोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद में फिर जिसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ते हैं उसे समताप मंडल कहते हैं। एक मध्य मंडल है, एक आयन मंडल है, एक बाह्य मंडल है। आयन मंडल में सैटेलाइट लगाया जाता है, उसके बाद में बाह्य मंडल आ जाता है ना। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 परत आपकी है। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। मार्स गैस, है ना, किसे कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका मिथेन है, जिसे हम कहते हैं CH4। क्या है? CH4। इसे हम कहते हैं मिथेन। ये जो मिथेन है इसे बायोगैस भी कहा जाता है और इसे ये दलदली क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसलिए दलदली क्षेत्र को इंग्लिश में दलदल को बोलते हैं मार्श, और इसीलिए दलदली क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? दलदली को बोलते हैं मार्श, और इसीलिए मिथेन को भी क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। तो ये आपकी मिथेन आ चुकी है। इसमें कार्बन की संख्या 1 है ना। ब्यूटेन ये लाइटर में होता है। कहां पर होता है प्यारे साथियों? लाइटर में होता है आपका। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों को अगर मिला देंगे तो एलपीजी गैस में होंगे, इसमें होंगे, एलपीजी गैस में होंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? लॉगिंग गैस कौन सी है? फॉर्मूला, टाइपराइटर पागल हो चुका है भाई साहब, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक मैं हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल कल की क्लास भी बहुत शानदार आपकी होने वाली है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा? रिकेट्स होगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का फॉर्मूला है D2O और इसका अणुभार होता है आपका 20। और यह परमाणु बम में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होगा? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होगा। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, है ना। मक्खी के डंक में भी यह होगा लेकिन कम होगा। मधुमक्खी के डंक में थोड़ा अधिक होगा। चींटी के डंक में और थोड़ा अधिक होगा। और सबसे अधिक होगा बिच्छू के डंक में। किसके डंक में? बिच्छू के डंक में होगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। यह सिरका में प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड जो होता है यह नींबू में होता है। और टार्टिक एसिड जो होता है वह इमली में होता है प्यारे साथियों, इसमें होता है इमली में। तो ये लीजिए आपका ऑप्शन बी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल धमाकेदार। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव है? कार्बन के अप्रूव है। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों? अर्धचालक है। ये अर्धचालक है आपका, है ना। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 15 होता है। क्या होता है? 15। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। और आपका देखिए थर्मामीटर जो
जो है थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है यह तापमान को मापता है, किसको मापता है, तापमान को मापता है। ए मीटर जो है यह विभव को मापता है। हाइड्रोमीटर जो है यह जल के घनत्व को मापता है, किसको मापता है, जल के घनत्व को मापता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। दूध या मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम, रासायनिक नाम है MgOH2, है ना, इसका रासायनिक नाम है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है साथियों। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पीतल यानी कि ब्रॉन्ज किस धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपको पता होना चाहिए कापर, कापर 29 और जिंक, जिंक 30 है ना। तो कापर और जिंक, तांबा और जिंक का मिश्रण है। ये लीजिए आपका, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ना, गोल्डन राइस किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का स्रोत होता है। गोल्डन राइस किसका? विटामिन ए का होता है। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाएगा। विटामिन सी में आपका स्कर्वी होगा, क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा प्यारे साथियों। और विटामिन डी जो होता है आपका, उसमें आपका रिकेट्स होगा। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा आपका। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। चलिए कैंसर के उपचार के लिए कौन सी उत्कृष्ट गैसों का प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है साथियों? तो कैंसर के गैस के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपकी कौन सी होगी? आर्गन होगी। कौन सी हो जाएगी आपकी? आर्गन गैस हो जाएगी आपकी। और आपको यह ध्यान रखना है कि जितनी भी गैसें हैं ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं साथियों? निष्क्रिय गैसें हैं। और ये सभी समूह 18 में ये आपकी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समूह 18 में। सबसे भारी गैस कौन सी है आपकी? रेडोन है। सबसे भारी गैस आपकी रेडोन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। क्या नाम है आपका? थाइमिन है। ऑप्शन बी इज राइट। और ये आपका विटामिन B2 का नाम है। नियासिन जो है यह विटामिन B3 का नाम है। और पायरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का आपका रासायनिक नाम है। चलिए बिल्कुल सारे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल रैपिड फायर की तरह चलेंगे आपके सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है भाई साहब, ओके। चलिए तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं हम कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी आपकी हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है आयरन, और आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा प्यारे साथियों? एनीमिया रोग हो जाएगा आपका। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, मच्छर के द्वारा जो भी रोग होगा आपका, वह आपका देखिए मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है तो टाइफाइड नहीं है। बाकी तो मलेरिया है, डेंगू है और पीला ज्वार है। मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लिस की वजह से होगा। डेंगू जो है वह मादा एडिस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? मादा एडिस की वजह से होगा। और बिल्कुल आपके 50 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं।